हेलो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का चौथा यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शारीरिक विकास और 10 नंबर का ये यूनिट है। बाल विकास को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो गामक विकास है उसको लेकर के बात करेंगे। वृद्धि और विकास के बारे में काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो रीट पात्रता के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझे। काफ़ी स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन में है कि बीएसटीसी के एग्जाम के चलते काफ़ी डर है कि हम पात्रता की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसटीसी वाली तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों तैयारियां ही आपके साथ सिमिलर चलते हुए जा रही है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सेम है, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। शारीरिक विकास को लेकर के इस यूनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे जो टॉपिक हैं वो आपके रीट पात्रता में भी हैं। वृद्धि और परिपक्वता, शारीरिक विकास को लेकर के बात होने वाली है, गामक विकास को लेकर के, और शिक्षक और अभिभावक की क्या भूमिका रहती है बालक के विकास में, बालक के जो सारे जो डेवलपमेंट है उनमें, तो उसकी भूमिका को लेकर के भी, उनकी भूमिका को लेकर के भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं, इस यूनिट में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास के परिचय को लेकर के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो शारीरिक विकास है ये बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भधारण से लेकर के और यहाँ पर वयस्क के रूप में पूर्ण विकसित हो जाती है। तो गर्भधारण से लेकर के वयस्क होने तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, शारीरिक विकास चलता रहता है। व्यापक प्रभाव को लेकर के हम बात करें तो शारीरिक विकास सीधे तौर पर विकास के अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे कि संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी यहाँ पर प्रभाव डालता है, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट में भी प्रभाव डालता है, और नैतिक जो मोरल डेवलपमेंट है उनमें भी प्रभाव डालता है। तो ये सारे जो व्यापक प्रभाव हैं तो इन पहलुओं को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करें तो एक ही कक्षा के जो बच्चे अलग अलग, जैसे एक कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 के 10 का ही शारीरिक जो रूप है वो भिन्न रहेगा। कुछ ना कुछ समानताएं, कुछ ना कुछ भिन्नताएं तो सब में रहने वाली है। कुछ हष्ट पुष्ट, कुछ कमजोर, कुछ बच्चे जिनका मानसिक विकास अच्छा है तो वो अधिगम में, सीखने में तीव्रता उनमें है। काफ़ी मंदबुद्धि भी हैं जो एक टॉपिक को ही 2-3 बार में पढ़ने पर भी नहीं समझ पा रहे हों या उनको कवर नहीं हो पा रहा हो। तो ऐसे सब बच्चों का अलग अलग शारीरिक विकास, शारीरिक रूप, जो मानसिक विकास है, सब में डिफरेंस रहता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। की फैक्टर क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ये सब बातें हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो जानते हैं। अब हम दोस्तों अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परिभाषा को लेकर के बात करते हैं तो शरीर में जो मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव जो चेंजेस हो रहे हैं, क्वांटिटी में, मात्रा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे हम वृद्धि कहेंगे। और इसकी कुछ विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं आपको ध्यान रखनी है। एक तो मापन योग्य ये होती है। इसमें शरीर के आकार, साइज को मापते हैं, भार को, वेट माप सकते हैं, और लंबाई यानी कि हाइट को भी माप सकते हैं, और इन सब को मेजरमेंट करेंगे तो वो वृद्धि में आएगी। निश्चित जो अवधि, इसकी सीमित अवधि रहती है, जीवन भर ये नहीं चलती है। वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक जाने के बाद में रुक जाती है, और इसको निर्धारक जो तत्व होते हैं इसको प्रभावित करें तो वो व्यक्ति का पोषण, उसका स्वास्थ्य, उसका आनुवंशिक जो गुण होते हैं, इन सब से ये प्रभावित होती है, निर्धारक रहती है। एग्जाम स्टेप्स में देखिए, वृद्धि केवल एक भौतिक और मात्रात्मक पहलू है, गुणात्मक नहीं है। फिर गुणात्मक होगा तो वो विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, थर्ड यूनिट में भी कुछ बातें हमने डिस्कस की थी इस बारे में। और अब हम दोस्तों बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर को लेकर के। यहाँ पर आपको समझना है कि अवधि के बारे में जब बात आती है तो वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक, परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास की हम बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। प्रकृति को लेकर के बात करें तो वृद्धि की जो प्रकृति है केवल मात्रात्मक है, क्वांटिटी में ही परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में, भार में, वजन में, तो वो सारी चीज़ें हैं। जबकि विकास को लेकर के हम बात करें तो विकास जो है गुणात्मक, क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है, क्वालिटी में ही इन्हेंसमेंट हो रहा है, क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, और मात्रात्मक, दोनों का मिश्रण यहाँ पर विकास कहलाएगा। मापन को लेकर के बात करें तो वृद्धि में क्या रहता है कि सीधे तौर पर मापा जा सकता है और तोला जा सकता है कि आज मेरा वेट 45 किलो है और 5 दिन अच्छा डाइट लेने के बाद में 50 किलो हो गया, तो वो क्या रह गया, सीधे तौर पर मापा गया है। बट सीधे तौर पर विकास को नहीं माप सकते हैं। ये व्यवहार से अनुभव किया जा सकता है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है। आप मेरे से बातचीत करेंगे तो मेरा व्यवहार कैसा है, तो फिर उसमें हमें जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, वो झलकती है विचारों में, बात करने के तरीके में, लहजे में। तो वो फिर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा विकास का, यहाँ पर मतलब ये रहेगा। इसके बाद में इसके क्षेत्र को लेकर के हम बात करें तो यह विकास का ही एक सीमित चरण है। तो विकास के ही अंदर में आएगी वृद्धि भी, जबकि विकास जो है एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है जिसमें वृद्धि भी शामिल होती है। पक्ष की हम बात करें तो केवल शारीरिक, फिजिकल परिवर्तन को ही वृद्धि प्रकट करती है, जबकि बात करें विकास को लेकर के तो विकास शारीरिक डेवलपमेंट को भी डिनोट करता है और मानसिक और सामाजिक सभी परिवर्तनों को डिनोट करता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि विकास जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट को डिनोट करता है।
तो ये बातें हमने विकास और वृद्धि के बारे में डिस्कस कर ली है। इसके बाद में परिपक्वता अपना अगला टॉपिक आता है। परिपक्वता से आशय क्या है, परिचय को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले परिपक्वता एक स्वाभाविक जैविक वृद्धि है, बायोलॉजिकल ग्रोथ है, जो बिना किसी विशेष अभ्यास के एक निश्चित क्रम में चलती रहती है। परिपक्वता अपने आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आती जाती है। इसके मुख्य स्रोतों को लेकर के बात करें तो यह पूरी तरीके से आनुवांशिकता, हेरिडिटी और आंतरिक शारीरिक तंत्रों पर निर्भर करती है। तो आनुवांशिकता से जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण, जो ग्रोथ जो चली आ रही है, वो सारी चीज़ें रहती है। तो स्टेज 1 पे पहले वर्ष में जैसे सीखने का आधार है, परिपक्वता आने के बाद ही बच्चा कोई नया कौशल या स्किल आसानी से सीख पाता है। तो जैसे कि पहले खड़ा होना सीखेगा, अपने हाथ पैरों को संभालना सीखेगा, फिर स्टेज 2 3 वर्ष का होएगा तब तक वो 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाएगा। फिर 5 वर्ष से जब लगभग आएगा तो वो 2 पहियों वाले साइकिल पर भी अपना बैलेंस बनाना सीख जाएगा। तो धीरे-धीरे स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। और व्यावहारिक जो उदाहरण है, तो 3 वर्ष के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों और स्नायु तंत्र में अभी परिपक्व नहीं है, उसको परिपक्वता की ज़रूरत है। जैसे 5 वर्ष तक का हो जाएगा तो फिर उसमें परिपक्वता आ जाएगी, हाथ पैरों पर कंट्रोल उसका अच्छे से हो जाएगा, तो फिर वो साइकिल भी आसानी से चला पाएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझ पा रहे हैं। की फैक्टर यहाँ पर जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि सीखना जो होता है, जो लर्निंग होती है, ये वातावरण से आता है, जबकि परिपक्वता है वो जीन से आती है। दोनों के मिलन से ही विकास हो पाता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना गामक विकास को लेकर के आता है। गामक विकास की परिभाषा को लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं। तो परिभाषा में आपको ध्यान रखना है कि शरीर की विभिन्न जो मांसपेशियां हैं, इनको नियंत्रित करने की जो क्षमता है, ये प्राप्त करना ही गामक विकास कहलाता है। इसकी प्रक्रिया को लेकर के बात करें तो शुरुआत में शिशु की गतिविधियां अनियंत्रित होती है। धीरे धीरे स्नायु तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है और मांसपेशियों के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। और फिर हाथ पर कंट्रोल, अपने शरीर पर कंट्रोल, सिर पर कंट्रोल, पैरों पर कंट्रोल, तो सब पर कंट्रोल धीरे धीरे आ पाता है। फिर अंगुलियों पर कंट्रोल, और फिर वो पेन पकड़ करके लिखना शुरू कर दे। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे उसका स्किल डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। प्रारंभ को लेकर के हम बात करें तो यह विकास माता के गर्भ के शुरू से ही हो जाता है। तो जन्म से पहले से ही वो थोड़ा कुछ टहलना फैलना शुरू कर देता है, थोड़ा हाथ पैर हिलाना। और महत्व को लेकर के बात करें तो बिना गामक नियंत्रण से बच्चा अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो गामक नियंत्रण होना जरूरी है। मोटर डेवलपमेंट, इसके बाद में बात करें, गामक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। जैसे छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है, तो वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, अपने परिवार पर, माता पिता पर डिपेंड रहता है। पर वो जैसे ही 1-1.5 साल का होता है तो अपने पैरों पर चलना शुरू करता है, हाथ पैरों पर उसका कंट्रोल आ जाता है। और फिर 2-3 साल का होते होते वो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता जाता है। और फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता है। तो वो निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है, वो सेल्फ डिपेंड होता जाता है, इंडिपेंडेंस। अगला टॉपिक इसके बाद में गामक विकास की विशेषताओं को लेकर के आता है। तो पहला बिंदु क्या रहेगा, स्नायु तंत्र पर निर्भरता। गामक नियंत्रण स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है, जो कि किशोरावस्था तक विकसित हो जाता है। परिपक्वता की अनिवार्यता, जैविक परिपक्वता के बिना गामक कौशल सीखना असंभव है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो बच्चे में गामक विकास की गति जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, बौद्धिक स्तर और अवसरों के कारण। और जो विकास होता है वो मस्तकोद्मुखी, सिर से पैर की ओर, और निकट से दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये सब हमने पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था। तो आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद में बात करें गामक कौशलों के वर्गीकरण को लेकर के, मोटर स्किल्स को लेकर, क्लासिफिकेशंस ऑफ मोटर स्किल्स। तो गामक कौशल 2 प्रकार का है, 2 भाग हैं, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों, लार्ज मसल्स का उपयोग शारीरिक संतुलन, गति और नियंत्रण के लिए आवश्यक। विशेषता क्या है कि ये कौशल जीवन पर्यंत चलता रहता है और इसमें और पहले विकसित होता जाता है। सूक्ष्म गामक कौशल की हम बात करें, जैसे शरीर की छोटी मांसपेशियों जैसे हाथ, कलाई, उंगलियों का उपयोग, इसमें आंखों और हाथों का उच्च समन्वय। विशेषता क्या है इसमें, ये कौशल स्थूल गामक कौशल के विकास के 4-5 साल बाद में विकसित होता है। तो जो स्थूल गामक कौशल होता है तो वो पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर नियंत्रण को कहेंगे। बट आप हाथों पर कंट्रोल करते करते फिर अंगुलियों पर कंट्रोल करके फिर आपने पेन पकड़ना सीख लिया है और फिर लिखना सीख लिया है, तो वो रहेगा सूक्ष्म गामक कौशल। और बात हम इन दोनों में आने वाली क्रियाओं को लेकर के करें तो सबसे पहले बात करते हैं स्थूल गामक कौशल में आने वाली क्रियाओं को लेकर के। तो सिर को ऊपर उठाना जैसे काम, चलना और दौड़ना जैसे काम, संतुलन बनाए रखना, कूदना, फुदकना, फिसलना, लुढ़कना, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, गेंद को पूरे शरीर की ताकत से फेंकना, ऐसे सारे काम स्थूल गामक कौशल में आएंगे। और सूक्ष्म गामक कौशल की हम बात करें, फाइन मोटर की हम बात करें, तो
चीज़ों को उँगलियों से पकड़ना, अपने हाथों पर कंट्रोल, अपनी उँगलियों पर कंट्रोल, पिरोना जैसे सुई में धागा पिरो रहे हैं तो सूक्ष्म कंट्रोल वहाँ पर अपने हाथ आँख से बारीकी से छेद को देख कर के फिर पिरोया जा रहा है तो वो यहाँ पर सूक्ष्म कामक क्रिया रहेगी। फाड़ना, काटना, चिपकाना, चित्रकला, पेंटिंग, कागज़ मोड़ना, मिट्टी का काम, बटन बटन बंद करना, ऐसे सारे काम जो हैं वो सूक्ष्म गामक कौशल की क्रियाओं में रहेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करें शारीरिक विकास के प्रमुख जो मुख्य आधार हैं उनको लेकर के, तो कंकाल तंत्र पहला, अस्थियों की वृद्धि, मजबूती और अनुपातिक विकास से शरीर का ढांचा बनता है और प्रारंभिक वर्षों में हड्डियां तेजी से बढ़ती है। कंकाल तंत्र के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। स्नायु तंत्र की बात करें तो मस्तिष्क और तंत्रिकाएं बच्चे की बौद्धिक क्षमता और मांसपेशियों के नियंत्रण को बढ़ाती है। इसका सीधा संबंध किससे है? गामक गतिविधियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर के हम बात करें तो इनसे निकलने वाले हार्मोन शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि जो कि शरीर का आकार और बनावट तय करती है। शारीरिक आकार और बनावट को लेकर के हम बात करें तो लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात बच्चे के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करें विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पोषण और आनुवंशिकता को लेकर के हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पोषण के बारे में बात करें तो शारीरिक वृद्धि के लिए संतुलित आहार जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज अनिवार्य हैं। कुपोषण को लेकर के हम बात करें तो कुपोषण के प्रभावों को लेकर के एक छोटा प्रश्न आ सकता है, जिसमें क्वाशियोरकोर, मरासमर, सूखा रोग, स्कर्वी और रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती है, जिससे वजन और लंबाई रुक जाती है। आनुवांशिकता को लेकर के बात करें, हेरिडिटी को लेकर के बात करें तो माता पिता के जीन बच्चे की लंबाई और भार और बनावट, शारीरिक बनावट आदि तय करते हैं। आनुवांशिक रोगों की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र, मंद बुद्धि और शारीरिक दोष, सिकल सेल एनीमिया तो लाल रक्त कणिकाएं हाशियाकार हो जाती है, हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये आपको दो कारक यहाँ ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य और खेल को लेकर के अब हम बात करते हैं। तो खेल में यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, शारीरिक विकास में खेलकूद का अत्यधिक महत्व है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और रक्त संचार सुधरता है और शरीर मजबूत बनता है। खेल बच्चों में संवेगात्मक और सामाजिक संतुलन भी लाते हैं। बीमारियों को लेकर के हम बात करें, एक छोटा बिंदु है बचपन की गंभीर बीमारियां जैसे पीलिया, टाइफाइड विकास की गति को धीमा या अवरुद्ध कर सकती हैं। लगातार बीमार रहने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उचित टीकाकरण स्वस्थ विकास के लिए अनिवार्य है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करें शिक्षक और अभिभावक की भूमिका को लेकर के, तो उचित पोषण की व्यवस्था करवाई जाना, जंक फूड के बचाव और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता पैदा करना, खेलकूद के पर्याप्त अवसर देकर के विद्यालय और घर में सुरक्षित खेल मैदान और उपकरण उपलब्ध करवाना, आयु अनुसार गतिविधियां आयोजित करना। सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के हम बात करें तो शारीरिक कमियों, मोटापा, दुबलापन, विकलांगता या इनमें भेदभाव न होने देना और बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ाना। नियमित स्वास्थ्य और जांच को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य की जांच भी समय समय पर बच्चों की मेडिकल जांच और टीकाकरण सुनिश्चित करना। गामक कौशलों का विकास तो सूक्ष्म और स्थूल कौशल के लिए कक्षा में चित्रकला, पेपर फोल्डिंग, आउटडोर खेल जैसी गतिविधियां शामिल करना। तो ये सारे शिक्षक और अभिभावक की भूमिकाएं रहती हैं बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपको इस 4th यूनिट के लिए ध्यान में रखने हैं। इसमें आप एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक है और एक समय के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास क्या है? गुणात्मक है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। बात करें परिपक्वता को लेकर के, तो ये एक आनुवंशिक और जैविक प्रक्रिया है जिसके बिना सीखना संभव नहीं है। तो परिपक्वता, मैच्योरिटी आई तो आप सीख पाएंगे। गामक विकास मांसपेशियों और स्नायु तंत्र के बीच में सफल समन्वय का परिणाम है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। शारीरिक विकास की दिशा को लेकर के हम बात करें तो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर और मस्तकोद्मुखी सेपेलोकॉर्डल होती है। चलना और दौड़ना स्थूल कौशल ग्रॉस मोटर में है, जबकि लिखना और पकड़ना सूक्ष्म कौशल फाइन मोटर में है। पोषण और वातावरण शारीरिक विकास के प्रमुख निधारक कारक हैं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको लेकर के बात करें तो वृद्धि और विकास में अंतर को लेकर के प्रश्न आ जाता है। स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल के उदाहरणों को लेकर के या इनके अंतर को लेकर के प्रश्न आ जाता है। परिपक्वता से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाता है। और बड़ा प्रश्न को लेकर के बात करें, निबंधात्मक प्रश्न आए तो उसमें शारीरिक विकास से क्या आशय है इस बारे में आ जाता है। प्रश्न में प्रभावित इसको करने वाले कारक कौन कौन से हैं,
गामक विकास क्या है, उसके वर्गीकरण की व्याख्या करिए। गामक कौशलों के विकास में एक शिक्षक की क्या भूमिका रह सकती है, तो वो बताइए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है, निवास करता है। तो इस कथन के आधार पर बालक के संपूर्ण विकास में शारीरिक विकास का महत्व कितना है, क्या है, तो वो स्पष्ट करिए। तो ऐसे तमाम प्रश्न इस चौथे यूनिट से आपके बनने वाले हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। बहुत कम समय में हमने सभी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर ली है। अब आप बुक उठा करके देखेंगे, सीरीज उठा करके देखेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर और एक्स्ट्रा दी हुई है। आप अगर आपके पास में टाइम रहता है तो उन और चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बट मैं एक ओवरऑल अगर बात करूँ कि कम से कम टाइम में हमें जो चीज़ें कवर करनी है, तो वीडियो में बताई गई सारी बातें आप ज़रूर से कवर करें, ज़रूर से याद करें, समझें इन बातों को। आपका पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाने वाला है। और जो अपने इस पेपर के फर्स्ट पेपर के बाकी सभी यूनिट्स हैं, प्लेलिस्ट ऑप्शन से जाकर के आप लोग चेकआउट करें। प्लेलिस्ट में सारे यूनिट्स अपडेट हो रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग कम समय में अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी पेपर्स की तैयारी भी ऐसे ही कम समय में छोटे-छोटे वीडियोज़ के साथ में, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ में आपके साथ में एग्ज़ाम तैयारी करवाने की कोशिश रहेगी। अपना चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी कम टाइम में होती रहे। आपके सीरीज़ के पैसे बचने वाले हैं और कम टाइम में, कम एफर्ट्स में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाने वाली है। इन सारी क्लासेस को आपको फॉलो करते रहना है, टाइमली ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अपडेट होती रहेंगी। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे, तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।